हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और वो कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है आपको। राइट। तो बहुत सब्री से आपको इंतजार था इस टॉपिक का, तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने। चलिए चलते हैं इस टॉपिक के तरफ। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट अ लार्ज ग्रुप बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ लार्ज ग्रुप, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ लार्ज ग्रुप। मुझे लार्ज ग्रुप का कंक्लूजन ड्रॉ करना है क्योंकि मैं पूरे पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंच सकता। अब जब मैं पूरे पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंच सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे ग्रुप्स के पास पहुंचना पड़ेगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ लार्ज ग्रुप बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप। तो जब मुझे स्मॉल ग्रुप से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे मैं अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा टुवर्ड्स द पॉपुलेशन के बारे में। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम एवरीवन, सो वी एनालाइज अ सैंपल एंड मेक द प्रिडिक्शंस और डिसीजंस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। अब कहने का मतलब यही हो गया ना, जैसे आज हमारा पूरे बॉडी में कोई बीमारी चल रही है तो हम लोग को डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि भाई आप अपना खून का टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराओ। तो पूरा खून थोड़ी ना लेके जाता है हमारा कि भाई चलो भाई पूरा खून ले लो, फिर उसको चेक कर। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे खून का थोड़ा सा सैंपल लेके जाते हैं और उसके ऊपर से हमारी पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो अगर हम बात करें तो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। आज हम बोलते हैं ना कि मोदी जी के आज भाषण में कितने लोग आ सकते हैं, दैट इज इमेजिनरी। और हकीकत में आए कितने, दैट इज रियल। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट, काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन में भी अनकाउंटेबल, कभी कभी वो अनकाउंटेबल होते हैं। राइट। सो वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन जो है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के अंदर में। अब ये होमोजीनियस क्या है? तो होमोजीनियस बोलता है एज इन केस ऑफ ब्लड सैंपल में। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जहां पे कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई ग्रुप वुप नहीं है। सो व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस इट इज नॉट नेसेसरी टू टेस्ट सैंपल फॉर इट्स सिग्निफिकेंस। जी हाँ, आपका जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो तो आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप टेस्ट करो सैंपल को फॉर इट्स सिग्निफिकेंस। जब मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बोलना क्या चाहता हूं, the entire population has uniform characteristics, then any sample taken from it will also have the same characteristics। तो एंटायर पॉपुलेशन जो होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे खून में कोई भेदभाव नहीं है कि ये लेफ्ट साइड का है ना ये राइट साइड का है। सो एनी सैंपल टेकन फ्रॉम इट ऑल्सो हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक। तो पूरे बॉडी का जो खून आप कहीं से भी निकालो उसका सैंपल सेम ही रहने वाला है। Since there is no variation in the population, so there is no need to conduct hypothesis test to check if sample accurately represent the population। तो कहने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अभी राइट साइड का निकाला ना अभी लेफ्ट साइड का निकाला ना अभी दोनों का फिर कंपेयर करो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देर इज नो वेरिएशन इन पॉपुलेशन, नो नीड टू कंडक्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस करना, टू चेक इफ द सैंपल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो ये था हमारा होमोजीनियस। अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस क्या बोलता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहां पे आपने ग्रुपिज्म कर दिया है, एज इन द केस ऑफ हाइट ऑफ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप। यस, इन केस ऑफ हाइट ऑफ सैंपल हम लोग क्या बोलते हैं, सब हाइट वाइज खड़े हो जाइए स्कूल के अंदर में या कॉलेजेस के अंदर में, फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप। सो व्हेन पॉपुलेशन इज डाइवर्स्ड, दैट इज हेट्रोजीनियस, मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन आपने अलग अलग कर दिए हैं, या आपने मिडिल क्लास फैमिली अलग कर दिया, रिच फैमिली अलग कर दिया, लो कैटेगरी फैमिली अलग कर दी। सो व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, a single sample may not accurately represent the entire population।
एंड दिस क्रिएट्स अ challenges इन मेकिंग रिलायबल कंक्लूजन्स अबाउट द populations। इसलिए तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होते हैं। क्यों ऐसा बोला गया? एरिया वाइज क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अलग है? बिकॉज इट इज हेट्रोजीनियस, राइट। चल तो चलते हैं अब आगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड टेक्निक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है एस्टिमेशन एंड दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जैसे हम लोग ने आगे ऊपर पढ़ा था ना, रियल एंड इमेजिनरी। तो पॉपुलेशन रियल भी है, इमेजिनरी भी है। इमेजिनरी मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पे आप एजम्पशंस करेंगे, राइट। तो नाउ वी टॉक अबाउट एस्टिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द प्रोसेस of finding an approximate value or answer that is close enough to correct one, usually when exact data is unavailable or unnecessary। तो यहां पे क्या होता है, आपके पास प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको एक नंबर देना पड़ेगा। इमेजिनरी में आपने क्या पढ़ा था, नंबर देना पड़ेगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक आंसर तो दो, अंदाजा तो दो, दैट इज क्लोज इनफ टू करेक्ट वन। आपकी स्कूल लाइफ में जब पेरेंट्स आपको पूछते थे बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे, या अभी भी आप लोग एग्जाम देते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं ना बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो यू से अप्रोक्सीमेटली वन नंबर कि भाई आउट ऑफ 70 मार्क का पेपर था, आई विल गेट नियर अबाउट 50। तो दैट इज एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यूजुअली एग्जैक्ट डेटा आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। सो इट इज लाइक मेकिंग एन एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव। अब जैसे कि प्रयागराज में भी कुंभ मेला चल रहा है, तो वहां पे अगर कोई पूछेगा भी आज के तारीख में आज के दिन कितने लोग हैं, तो वहां पे कोई काउंट नहीं ना करने बैठा है, कितने जन एंटर कर रहे हैं कितने जन, तो वो लोग क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देंगे आपको क्या आज जितने लोग हैं वहां पे। दैट इज एस्टिमेशन। सो नाउ वी टॉक अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या बोलता है? इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेक डिसीजंस और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। तो आपके पास जब कोई सैंपल डेटा है, आप उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। आज तुम्हारे माँ बाप तुमको थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं यूज करते हुए, बराबर है। अब उन्होंने थोड़ी देर ही देखा, फिर भी वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, तुम तो सारे दिन सिर्फ मोबाइल ही चलाते रहे। सो इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू मेक सम डिसीजंस। अब उनका स्टैटिस्टिकल मेथड क्या था, तो जब भी हम तुमको देखते हैं, बराबर है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेथड्स डिफाइन करी गई है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। और उन स्टैटिस्टिकल मेथड से हमारे पास जो भी सैंपल्स आता है, जैसे ब्लड का सैंपल आता है, वो लोग अलग अलग डिजीजेस को फाइंड करने के लिए हमारे खून को यूज करते हैं। तो दैट इज सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, उसी के हिसाब से तो कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएंगे। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए वेदर जो भी आपका एजम्पशंस हैं अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज लाइकली टू बी वो ट्रू हो। तो वो कब पता चलता है, टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है, राइट। चल, सो नाउ वी टॉक अबाउट सम बेसिक टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इन्फ्लुएंस के अंदर। तो पहला टर्म आता है हमारा पॉपुलेशन, द एंटायर ग्रुप दैट वी वांट टू स्टडी। सी मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, वी वांट टू स्टडी, जिस टॉपिक पे मुझे स्टडी करना है उससे ही मैं पॉपुलेशन बोलता हूँ। सो एंटायर ग्रुप दैट वी वांट टू स्टडी, या उसका कंक्लूजन्स निकालना है, मैं कंक्लूजन्स अबाउट इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर मैं बोल दूं कि मुझे सिर्फ डेटा एनालिटिकल वाले स्टूडेंट्स का ही इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट के, तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा, दैट इज वी वांट टू स्टडी। बाकी कोई सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का मैं स्टडी नहीं करेगा। सो एंटायर ग्रुप दैट वी वांट टू स्टडी, मेक कंक्लूजन्स अबाउट इट। अब सैंपल क्या होगा, a subset of the population selected for analysis। अब मैं सारे ही डेटा एनालिटिकल स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो नियर अबाउट मान लेते हैं 7,000 लोग हैं। तो अब 7,000 लोग अलग अलग पूरे डाइवर्सिफाइड सिटीज में रहते होंगे, या अलग अलग सिटी के कोई पर्टिकुलर में एरियाज में रहते होंगे। तो मैं 7,000 स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच सकता अगर मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एरिया में से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, लिमिटेड, पर वो लिमिटेड उसी पॉपुलेशन में से ही होंगे। दैट इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। सेकेंड बोला गया,
इट इज यूज्ड बिकॉज स्टडिंग द होल पॉपुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। द गोल इज टू इंश्योर करना है कि जो भी मुझे सैंपल रिप्रेजेंट्स मिलेंगे वो पॉपुलेशन के ही होंगे। सो द गोल इज टू इंश्योर द सैंपल रिप्रेजेंट, क्योंकि जो सैंपल मैं ले रहा हूं वो उस पॉपुलेशन से ही कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये था हमारा पॉपुलेशन एंड सैंपल। नाउ वी टॉक अबाउट द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, उसको बोलता है पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। सी, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सैंपल में से हमने डिस्क्राइब किया, और उसी के कंक्लूजन्स पे आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम कभी भी पॉपुलेशन को पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तो चलो अब इनके कुछ देखो सिंबल्स होते हैं पैरामीटर्स में। जैसे मीन को हम म्यू के सिंबल से जानते हैं, पर वही चीज हम सैंपल में एक्स बार के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिग्मा यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल के अंदर में हम बात करें तो हम स्मॉल एस यूज करते हैं। प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन में कैपिटल पी डिनोट होगा, सैंपल में स्मॉल पी डिनोट होगा। पॉपुलेशन साइज डिनोट होता है कैपिटल एन से, सैंपल साइज डिनोट होता है स्मॉल एन से। चलो, आई होप यहां तक सब समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं थियोरी वेरी को पढ़ने के लिए, बराबर। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा बोलना चाहिए, तभी हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है। सो द वैल्यू ऑफ एवरी स्टैटिस्टिक्स वेरीज रैंडमली फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर, whereas the value of parameter is considered as constant. वैल्यू ऑफ एवरी स्टैटिस्टिक्स वेरी करता है डेफिनेटली, सैंपल टू सैंपल। हमारा जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा वो डेफिनेटली वेरी तो करेगा ही। वेर एज जबकि मैं पैरामीटर में बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है? पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है। द वैल्यू फॉर स्टैटिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी सैंपल डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रैंडम सैंपल जो भी आपने ड्रॉन किया है फ्रॉम पॉपुलेशन में से। तो आपका जो भी वैल्यू स्टैटिस्टिक्स से मिल रहा है कैलकुलेट करने के बाद फ्रॉम कोई भी सैंपल में से, वो डिपेंड किस पे करता है? एक पर्टिकुलर रैंडम सैंपल ड्रॉ, आपने वो सैंपल ड्रॉ कितना किया था, और उस सैंपल ड्रॉ में से वो आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने को बोलता है। और वो जो सैंपल आता है वो कहाँ से आता है? पॉपुलेशन में से आता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर करता है टेक्निक्स जो भी आपने यूज किया एनालाइज करने के लिए सैंपल डेटा। अब मेरे पास जो डेटा आएगा उसको मुझे एनालाइज तो करना पड़ेगा। अब उसको एनालाइज करने के लिए आई हैव टू यूज सम टेक्निक्स, दैट मीन्स सम मेथड्स। और फिर मैं वहां से कंक्लूजन्स ड्रॉ करता हूँ या प्रिडिक्शन करता हूँ अबाउट अ लार्ज पॉपुलेशन, कि अगर सैंपल इतना है तो सोचो पॉपुलेशन कितना होगा। जैसे कि हमारे जो डिफेंस में होते हैं, वो एक छोटा सा बम बनाते हैं, और वो छोटा सा बम बनाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट के अंदर में पता चलता है कि इसका रेडिएशंस है या वो कितने चीज़ों को कितना तक डैमेज कर सकता है। तो अगर ये छोटा सा बम इतना डैमेज कर रहा है, तो अगर हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाया तो और वो कितना कर सकता है डैमेज। तो दैट इज अ प्रिडिक्शन अबाउट अ लार्ज पॉपुलेशन। Since studying on entire population is impractical, and definitely it is impractical for anyone, और जब तक अगर आप पूरे पॉपुलेशन को पढ़ने जाओगे तो और उसमें ऐड हो चुके होंगे तो आप वो कर ही नहीं सकते। सो देयरफॉर वी यूज सैंपल बेस्ड इन्फ्रेंस टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले कोई भी जब मेडिसिन बनती है तो उसे हम लोग चूहों पे ट्राई करते हैं। चूहों को ट्राई करने के बाद वो लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद ही वो आगे पूरे तो सैंपल पे ट्राई करते हैं। अलग अलग बीमारी के लोगों को लेते हैं कि उनकी दवाई पे असर किस पे पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा, वो सब उसके ऊपर चेक किया जाता है। सो विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। चलिए, नाउ आई टॉक अबाउट सम पार्ट अबाउट द ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस में अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको, पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल का ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे देखो पॉपुलेशन में मैंने यहाँ पे क्या बोला है? कैपिटल X1 X2 X3 डॉट 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 XN, ये कैपिटल एक्स है। सैंपल में मैंने वही चीज को स्मॉल एक्स से डिनोट किया है, X1 X2 X3, जो पॉपुलेशन में से निकल के आता है।
तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज मेरी क्या है, कैपिटल एन। पैरामीटर अगर मुझे फाइंड करना है तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, राइट। तो यहाँ पे जो मैं कैपिटल एन है उसको मैं कैपिटल एन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैपिटल एन होता है। फिर मुझे फाइंड करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज माय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन करना। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड करना। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन करना। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन साइज से, तो ये मुझे देगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब यही चीज जब मैं स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ, सैंपल में जाता हूँ, तो यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn सैंपल साइज स्मॉल एन से डिनोट हो रहा है। अब स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि सैंपल है, तो मैं यहाँ पे स्टडी किसकी करता हूँ, स्टैटिस्टिक की करूंगा। तो सिंबल्स क्या यूज होंगे, स्मॉल एक्स बार मीन निकालने के लिए, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन हो गया। एस का मतलब होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। सैंपल प्रोपोर्शन में स्मॉल पी और उसके ऊपर छोटा सा कैप लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं एस्टीमेट प्रोपोर्शन, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टीमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, एस्टीमेट का मतलब होता है कि आप सैंपल में से पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने वाले हो। तो वो आप क्या करने वाले हो, एस्टीमेट करने वाले हो। इसीलिए हम कैप लगाते हैं, इसको कैप बोलते हैं, पर इसको वर्ड यूज होगा एस्टीमेट पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन। एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल विद द कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो अभी एन क्या है, टोटल सैंपल साइज। डन, चलो क्लियर हो चुका है। मैंने ट्राई किया है थोड़ा बहुत आपको समझाने का, आई होप समझ में आ रहा है इतना सा भी, राइट। चलो तब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, व्हेन पॉपुलेशन टू लार्ज टू एनालाइज ईच इंडिविजुअल डायरेक्टली वी यूज अ सैम्पलिंग मेथड। और डेफिनेटली है, जब मुझे पॉपुलेशन का स्टडी करना हो, मेरा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा हर एक इंडिविजुअल को। एनालाइज ईच इंडिविजुअल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो वी यूज सैम्पलिंग मेथड। दिस मीन्स वी रिपीटेडली टेक स्मॉलर ग्रुप्स। इसका मतलब ये होगा कि हम हमेशा कोई भी पॉपुलेशन का स्टडी करने के लिए स्मॉलर ग्रुप ही लेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन में से, एंड उसको कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स से, जैसे कि एवरेज निकाल लिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल लिया हर एक सैंपल का। सिंस ईच सैंपल जो है वो डिफरेंट होता है, सो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी वेरी करेगा फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास 1000 का सैंपल है, पॉपुलेशन 1000 है। अब 1000 पॉपुलेशन अगर है तो तुम 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे, तो तुमने क्या किया, उसको तीन लोगों में डिवाइड कर दिया। अब तीन लोगों को तुमने क्या बोला कि भाई तुम 200 का सैंपल निकाल लेना, तुम 250 का निकाल लेना, तुम वापस 100 का निकाल लेना। तो मेरा यहाँ पे तीन ग्रुप हो गया, वन ग्रुप हो गया 200 वाला, दूसरा ग्रुप हो गया 250 वाला, तीसरा ग्रुप हो गया 100 वाला। अब ये तीनों का सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेरी करेगा ना, क्योंकि वो 200 लोगों का था, एक 250 लोगों का था, एक 100 लोगों का था। तो सिंस ईच सैंपल इज डिफरेंट, द कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स वेरी करेगा फ्रॉम सैंपल टू सैंपल भी। इफ वी रिकॉर्ड दिस वैल्यूज और बाद में अगर हम उनको काउंट करें, तो हाउ ऑफन ईच अगर्स कैसे हो रहा है, हम उससे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, शोइंग हाउ फ्रीक्वेंटली ईच स्टैटिस्टिक्स अपीयर करता है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग ने क्या बोला, वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। चाहे हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो, स्टूडेंट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसको हम प्रोनाउंस अलग अलग कर सकते हैं, कोई बोलेगा इसको ची स्क्वायर, कोई बोलेगा इसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई इसको बोलेगा ची डिस्ट्रीब्यूशन। सी, सबका प्रोनाउंस अलग है, बट नॉर्मली आई यूज टू से इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, so now let us move to the next topic, that is standard error and standard deviation क्या है। The standard error, तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये नहीं कहता, देखो आप सैंपल में से कोई भी चीज ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली वो कोई परफेक्ट तो होगा नहीं, उसमें कुछ तो थोड़ा बहुत एरर तो होगा ही ना।
ऐसा तो है नहीं कि वो 100% वो भी राइट हो। तो उस वो एरर आता बेसिकली कहाँ से है? फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन में से ही आता है। तो क्या डेविएशन का मतलब क्या है? वेरिएशंस। अब वेरिएशन में कुछ अप डाउन तो होता ही होता है, देखो, तो उसके हमने प्रॉपर नाम दे दिया स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड एरर मेजर द एक्यूरेसी ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। तो हमारे जो भी स्टैटिस्टिशियंस है ना, उन्होंने एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया था कि भाई इसी तरीके से होगा। इसके ऊपर काफी प्रूव दैट भी हुआ था, पीएचडी भी की गई थी। तो इसीलिए अब हम वो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को रीड करते हैं। स्टैंडर्ड एरर मेजर्स द एक्यूरेसी ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, एग्जांपल सैंपल मीन और proportion इन एस्टिमेटिंग द corresponding population parameters। ये बताता है हाउ मच स्टैटिक, जैसे हमारे सैंपल मीन एक्सपेक्ट द फ्लक्चुएट अक्रॉस द डिफरेंट सैंपल्स में कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक सैंपल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया। दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक सैंपल मीन भी होता है एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक सैंपल प्रोपोर्शन भी होता है। अब अगर मैं सैंपल मीन यूज कर रहा हूं, देखो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन हो गया। स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन हो गया। अब अगर आप एक चीज को ये भी ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, स्टैटिस्टिक, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एन आया है। ये ध्यान रखना, ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। चल, अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन करता हूं तो ये क्या बोलता है, अ स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर मीन का मतलब होगा सैंपल स्टैटिस्टिक इज अ मोर एक्यूरेट है एंड वो एस्टिमेट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जो सोच रहा है वो एकदम सही सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मोर एक्यूरेट एस्टिमेट दे सकते हो। लार्जर सैंपल साइज रिड्यूस कर देगा स्टैंडर्ड एरर को, मेकिंग द एस्टिमेट मोर रिलायबल। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस। ये हेल्प करता है इन कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, आपका इंटरवल बहुत अच्छा जाएगा। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलते हैं, पापा 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। क्या बात करते हो, पक्का 70 मार्क्स आ जाएंगे? तो उसी टाइम पे आप क्या बोलते हो, हाँ हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि 65 से 75 के बीच में आ जाएगा। तो व्हेन आई यूज टू से 65 टू 75 के बीच में आ जाएगा, इसको बोला गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप इंटरवल दे रहे हो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दे रहे हो। यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं। एसेंशियल्स फॉर कंपैरिजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द डिफरेंट स्टडीज में भी, अक्रॉस द डिफरेंट स्टडीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं फर्दर। चलिए, तो अब हम चलते हैं सम डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ने के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द जेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को एक बार पढ़ लेते हैं, बराबर। तो पहला क्या बोला गया, डेफिनेशंस। जेड डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया है, मीनिंग इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारा नॉर्मल कर्व बनता है। मीन यहाँ पे जीरो होता है, वेरिएंस यहाँ पे वन होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी क्या हो जाएगा, वन। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इट इज अ बैल शेप सिमेट्रिक कर्व सेंटर एट जीरो। सो दैट मीन्स कि आज अगर हमने ये बैल शेप्ड बनाया तो ये सेंटर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट इज अ बैल शेप सिमेट्रिक कर्व सेंटर्ड एट जीरो। टोटल एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या होता है, वन होता है। दैट मीन्स ये आपने कहीं पढ़ा था, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इट टोटल एरिया इज ऑलवेज वन। It is used to find probabilities for any normal distributed variable after standardized using the formula। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या थी, z is equal to x minus mu upon sigma, where x is raw score होता है, u आपका पॉपुलेशन मीन होता है, स्टैंडर्ड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब प्रोबेबिलिटी कंक्लूजन्स क्या, कैलकुलेशंस क्या बोलता है आपका, द प्रोबेबिलिटी p जीरो लेस देन जेड वन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन जेड जीरो एंड स्टैंड जेड इज इक्वल टू जेड वन। अब इसको अगर मैंने यहाँ टेबल पे समझाया तो ये जीरो था, तो ये क्या थी, जेड की वैल्यू थी, और ये हो गया जेड वन की वैल्यू जो भी होगी, तो ये उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके,
दिस एरिया कैन बी फाउंड यूजिंग जेड टेबल्स। यहाँ पे हमें जेड टेबल चाहिए होता है जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। हायर दी जेड वन वैल्यू, द लार्जर द प्रोबेबिलिटी एरिया आपका यहाँ होता है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशंस बेसिकली कहाँ कहाँ हैं, तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं, जहाँ पे जेड टेस्ट फॉर मीन एंड प्रोपोर्शन के लिए यूज होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में यूज होता है, स्पेशली फॉर लार्ज सैंपल्स अगर आपके पास हो। कंपेयरिंग अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, आपको पता हो, वहां पे आप यूज करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे आप जनरलाइज करते हो आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहां पे आपका पॉपुलेशन वेरिएंस आपको पता नहीं होता है, अननोन होता है। तो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे आपको जनरलाइज करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बिलोंग करता है उस फैमिली ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जहां पे सेंटर्ड अराउंड द मीन जीरो होता है। शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा दो स्टैटिस्टिक्स पे। पहला कि उसका सैंपल मीन, और दूसरा कि उसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है। एज द सैंपल साइज एंड आप इंक्रीज करोगे तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स मोर एक्यूरेट होगा, एंड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको अच्छे से मिल पाएगा। जैसे उन्होंने बोला है ना कि अगर 100 लोग हैं तो कम से कम आपको जब सैंपल लेना चाहिए वो 60 के आसपास का लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। चलो, क्लियर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करना होता है। ये सब हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे, आगे के टॉपिक्स में इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके ऊपर, हर एक के ऊपर एक टॉपिक पे हम लोग सम्स भी करेंगे और समझेंगे कि ये लोग को कैसे फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, n माइनस वन इन द सैंपल वेरिएंस फॉर्मूला आप यूज करते हो, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे तो उसमें आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n माइनस वन, और बाद में ही हम उसको टेबल में देख पाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज को दैट कैन वेरी इन डेटा सेट। तो आपके डेटा सेट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपको चेक करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है, ये इंडिकेट करता है क्या, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएशंस कितने हैं मेजरमेंट करने के टाइम। लार्जर द सैंपल साइज हायर द डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करने में आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाता है। इन शॉर्ट हमने अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी क्या। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन आप क्यों यूज करते हो, व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता नहीं है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज होता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ यूज करोगे n माइनस वन, डिटरमाइन करेगा शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो हम लोग ने पढ़ा था ची या काई, तो इसका कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे जब आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के सैम्स यूज करोगे तब आपको किस टेबल को यूज करना पड़ेगा, तब आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। चलो, क्लियर हो गया। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बिकम मोर लाइक एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा था अभी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चलो देख लेते हैं भाई। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स। तो चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, अगेन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स को। तो आपका जो भी डेविएशन आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोला गया, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करेंगे, मतलब हम नेगेटिव बात करते ही नहीं है। सिंस इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर्ड वैल्यूज तो सारी नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही जाएगी। इट नेवर टेक्स नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज राइटली स्क्यूड। अब व्हेन आई से राइटली स्क्यूड तो इसका मतलब है कि इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, मीनिंग इट हैज लॉन्ग टेल ऑन द राइट साइड। डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या बोलते हैं, एन, दैट इज इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कर्व। दैट मीन्स आपका जो सैंपल साइज है वो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए।
यहाँ पे आप मीन एंड वेरियंस कैसे फाइंड करते हो? तो मीन इज इक्वल टू आपका क्या होता है? एन, विच इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरियंस दैट इज 2n, ट्वाइस द डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, हम ची स्क्वायर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करने के लिए, टू चेकिंग इफ ऑब्जर्व डेटा हमारा फिट है या नहीं, फॉर एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चाई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, used in contingency tables to test relationship between categorical variables का relationship को चेक करने में यूज होगा। वेरिएंस एस्टिमेशन, used in statistical inference, जो हम पढ़ रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारा दैट इज लास्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी एक कंटिन्यूअस, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड कंटिन्यूअस, कि वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज यूज टू कंपेयर वेरिएंसेस बिटवीन टू डिफरेंट सैंपल्स में यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बिकॉज वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्क्वायर करता है तुम लोग। यहां पर भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, पर यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम दो फाइंड करते हैं। देखो, F distribution is characterized by two parameters. पहला है डिग्री फ्रीडम वन, डिग्री फ्रीडम टू। डिग्री फ्रीडम वन क्या बोला? न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो रिप्रेजेंट करेगा वेरिएंस फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल से। डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस फ्रॉम द सेकंड सैंपल से। दिस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, आप नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो ये बोलता है इट इज राइटली स्क्यूड, दैट इज, ये हमेशा ये भी पॉजिटिव होता है, मीनिंग इट हैज लॉन्ग टेल ऑन द राइट साइड। द शेप डिपेंड्स करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम टू पे। एज डीएफ इंक्रीजेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर सिमेट्रिकल बनता जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन सब कहां कहां करने वाले हो? तो पहला है अनोवा, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इट इज यूज टू कंपेयर मल्टीपल ग्रुप मीन्स को हम कंपेयर करते हैं। एफ टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस, इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आपके इक्वल है या नहीं। रिग्रेशन एनालिसिस में यूज करते हो, यूज इन टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स को चेक करना। तो यहां पे आप यूज करते हो एफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप इसको पढ़ेंगे तभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे डिस्ट्रीब्यूशंस, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सबके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस बनते जाएंगे सबके ऊपर एक एक टॉपिक पे। चलो भाई, पसंद आया थियरी यहाँ तक का? मुझे पता है थोड़ा कभी कभी बीच में बोर हो जाता है थियरी, पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक लाइक तो बनता है, और आपका सब्सक्रिप्शन भी बनता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा आगे जब आएगा। डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन, अब ये एस्टिमेशन क्या है? तो देखो, हमने एस्टिमेट पढ़ा था आगे, राइट? तो एस्टिमेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसे आपने डिटरमाइन किया है अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए। Since collecting the data from entire population often impractical तो है ही, so estimation आपको allow करता है to make the reasonable inferences about the sample data। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? estimation allows us to make reasonable inferences, आप एक reasonable conclusion draw कर सको from using the sample data से। तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन समझना है। तो टू टाइप ऑफ एस्टिमेट्स यूज फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पहला होता है पॉइंट एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या? जब आपको बोला गया कि आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, तब आप लोग ने क्या बोला? भाई मेरे को तो पापा 70 मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट इज पॉइंट एस्टिमेट। अ सिंगल वैल्यू इज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। आप व्हीकल सब चलाते हैं, आपका टायर खराब हो जाता है, हम टायर चेंज करते हैं, तो दुकान में आपको सिंबल बताए ना, भैया टायर दिखाओ, कौन से कंपनी का है, कौन सी कंपनी का अच्छा है। पर क्या कभी आपने उसको पूछा कि ये टायर कितना किलोमीटर चलेगा, मुझे इसको कब रिप्लेस करना पड़ेगा? तो आप जैसे पूछोगे ना, भैया जी ये टायर कितना किलोमीटर चलेगा, तो आपको तुरंत क्या जवाब देगा?
अगर कार का टायर है तो आपको क्लियर बोल देगा, भैया जी ये 30,000 किलोमीटर चलेगा। तो जैसे उसने बोला ना 30,000 किलोमीटर चलेगा, दैट इज पॉइंट एस्टिमेट। एग्जाम्पल, सैंपल मीन इज अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेट्स आर वेरी सिंपल होते हैं, बट नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट ड्यू टू सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। इससे पापा आपको तुरंत पूछते हैं, बेटा जरा मुझे बताओगे आपको क्या एग्जैक्टली 70 आ जाएंगे? तो आप लोग तुरंत क्या बोलते हो? मेरा कहने का मतलब है पापा कि 65 से 75 के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि 80 मार्क का पेपर था। तो दैट इज अगेन, आपने उसको क्या किया, इंटरवल दे दिया। क्या दे दिया आपने उसको? इंटरवल दे दिया। तो उसी तरीके से फिर आप उसको पूछते हो, भैया ये टायर क्या पक्का 30,000 चलेगा? तो वो आपको क्या बोलता है? मेरा कहने का मतलब है 28,000 से 32,000 के बीच में चलेगा। अगेन ये हो गया इंटरवल एस्टिमेशन। तो नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस कितना है आपके इंटरवल एस्टिमेशन में। तो पापा पूछते हैं, पक्का बेटा तुमको 65 से 75% के बीच में आ जाएगा? तो तब तुम लोग क्या बोलते हैं? हाँ पापा, आई एम श्योर, 100%। 100% बोला तो दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, चेक किया परसेंटेज में। भाई साहब को पूछा, भाई साहब पक्का ना 28 से 32 के बीच में तो चलेगा ना? अरे एकदम परफेक्ट, 95% चलने ही वाला है। सी उसमें भी सब क्या बोला? 95% तो चलेगा, मतलब कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है? 95%। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट is a statistical method used to estimate the range within which population parameter, mean, proportion, is expected to lie with a certain level of confidence. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट क्या करता है? एक स्टैटिस्टिकल मेथड आपने कौन सा यूज किया एस्टिमेट करने के लिए? रेंज विद इन विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर हो आपका। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया? कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड करता है एक रेंज ऑफ वैल्यूज likely to contain the true population parameter. This range is determined from sample data, क्योंकि ये जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना, 30,000 किलोमीटर 28 से 32,000 के बीच में, ये सब सैंपल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं। क्योंकि कई 28,000 भी चले, कोई 32,000 भी चले, कोई से ज्यादा भी चला होगा, बट 28 से 32 के बीच में ज्यादा चलते हैं दोस्तों, उसके बीच का फिगर बोला था 30,000। कॉन्फिडेंस लेवल, that is 1 minus alpha percentage. So confidence level represent करता है profit probability that the calculated confidence interval contains a true parameter. इसे तो पापा ने पूछा ना, कितना परसेंटेज आ जाएगा, पक्का है ना तुम इसके बीच में आ जाएगा? आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जनरली क्या बोला गया है? 90% होता है, 95% होता है, 99% होता है। जनरली जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इनका कितना कॉन्फिडेंस लेवल था। It is denoted as 1 minus alpha percentage, where alpha is the level of significance चेक किया गया। 95% तो कॉन्फिडेंस में अल्फा पे क्या आ जाएगा? 0.05। 5% दैट इज 5 डिवाइड बाई 100 करके। नाउ टॉक अबाउट द इंटरवल एस्टिमेशन। जो मैंने आपको बताया था इंटरवल एस्टिमेशन, आपने डिफरेंस दिया था 28 से 32,000 के बीच में। टू वैल्यूज T1 एंड T2 आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सैंपल डेटा पे मिलता है। These values create an interval that likely contains the true population क्या होगा, आपका पैरामीटर क्या होगा। और उस प्रोबेबिलिटी को आप कैसे डिनोट करते हो? प्रोबेबिलिटी T1 लेस देन थीटा लेस देन T2। नाउ सी, ये जो मैंने थीटा वर्ड यूज किया वो क्यों यूज किया? सिंबल है, किसका सिंबल है? ये पैरामीटर का सिंबल है, ध्यान रखना। विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। आपको ए दिख रहा है बट ये अल्फा है। The values T1 and T2 are called the confidence limits. चलिए, why use confidence intervals? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है एक रेंज इंस्टेड ऑफ सिंगल एस्टिमेट, मोर रिलायबल देन अ पॉइंट एस्टिमेट। आपको हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइयर कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो ये गिव करेगा वाइडर इंटरवल्स, सो मोर सर्टनली बट लेस प्रिसीजन देने में आप कामयाब रहेंगे। नाउ we talk about Z distribution and T distribution.
वी यूज Z डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नॉर्मल कर्व में यूज करते हैं, जहां पे आपका लार्ज सैंपल हो। लार्ज सैंपल कहने का मतलब होता है जब आपका सैंपल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मेरा ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो मुझे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है? Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा सैंपल एन लेस देन 30 है, तो मुझे यूज करना होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी टेस्ट इज यूज फॉर स्मॉल सैंपल। यस, डेफिनेटली आपने सही सुना, स्मॉल सैंपल। अब यहां पे क्या होगा कि आपको लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट के बारे में पढ़ाई करनी होगी। तो देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला गया कि जब आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो चाहे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता हो या ना पता हो, आप क्या यूज करेंगे? जेड टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है ऊपर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट नोन, और यहाँ लिखा है इज नोन। अगर आप इस पे ध्यान देते हो, सो जब एन लेस देन 30 हो, तब आप क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। नाउ वी टॉक अबाउट सम फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना होगा, वीडियो को पॉज करके आप इन सब फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके सम्स यूज होगा। और आपको ध्यान भी बहुत रखना पड़ेगा कि कब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नोन है, अननोन है, फॉर्मूला चेंज होगा। ओके, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। तब ये है हमारा एक्स बार प्लस माइनस जेड टेबल में से आपको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जेड टेबल की वैल्यूज मैं नीचे देने वाला हूं आप लोगों को, वो आप बाद में फिर कॉपी कर लीजिएगा। तो जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। अब ये डिवाइडेड बाई 2 क्यों है, ये सब हम आगे एक बार जानेंगे। अभी तो फिलहाल सिर्फ मैंने आपको एक बार ये फॉर्मूला दिया है, क्योंकि इन सब के पीछे भी कहानी है, ग्राफ के ऊपर हम समझेंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, हाँ देखो, जब मैंने प्लस माइनस बोला तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ से दो चीज होगी, एक होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा रूट एन। और जब मैं अपर लिमिट की बात करूंगा, तब एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन रूट एन। तो मतलब जितने भी फॉर्मूलाज में आप बीच में जब प्लस माइनस देखेंगे, तो वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में चला जाएगा, मतलब ये इंटरवल में चला गया। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन एंड सैंपल साइज एंड लार्ज है आपका। अब देखो, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 एस अपॉन रूट एन। क्योंकि सिग्मा अननोन है, तो मतलब सैंपल्स का यूज करना पड़ेगा। और दूसरी मजे की बात, आप चेक करो, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? लार्ज। क्योंकि नीचे की फॉर्मूला में स्मॉल दे रखा है। अब अगर स्मॉल हो, देखो यहाँ पर भी वही लिखा है ना, सिग्मा अननोन। तब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, उस टाइम पे हम लोग ने n-1 किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसीलिए एक्स बार प्लस माइनस टी। और आपको मैंने बताया था कि जब स्मॉल होगा तो टी यूज होगा, लार्ज यूज होगा तो जेड यूज होगा। n-1 अल्फा बाई 2 एस अपॉन रूट एन। टेंशन मत लो, ये सब फॉर्मूलाज हम जब सम्स करेंगे तब यूज होने वाला है, बराबर है। पर बेसिकली है कि आपको पहले ये याद होना जरूरी है। कोई भी सम करेंगे उसके 5 स्टेप्स होंगे, और 5 स्टेप में से ये तीसरा स्टेप होता है फाइंड करने का। तो हम पहले थर्ड स्टेप के फॉर्मूलाज को पढ़ रहे हैं। फिर आता है इंटरवल एस्टिमेशन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दैट इज, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो और इंटरवल एस्टिमेशन वर्ड है, तो मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो P प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन आ जाएगा।
अल्फा का मतलब तो आप लोगों ने सबने पढ़ा ही था, अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखो मैंने आपको बोला था नीचे ग्राफ में समझेंगे, एक चीज को समझो। यहाँ पे आपका एक नॉर्मल कर्व बनता है। तो जब नॉर्मल कर्व बनता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टू टेल्ड। टू टेल क्यों बोला वो भी समझाता हूँ। क्योंकि दोनों साइड आपने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। तो जब आपने दोनों साइड इसको रिजेक्ट किया ना, इसको बोलते हैं हम टू टेल्ड। दोनों साइड। बीच का रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन। मैंने जैसे कि आपने बोला कि 95% मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आप जब बोलते हो ना 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं क्या आता है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। कहाँ आता है वो? एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। अब बाकी के 5% बच गए। सर तो आप एक काम करो, 5% डिवाइड बाय 100 करो। करो। 5 डिवाइड बाय 100 करोगे कितना आएगा? 0.05 आएगा। उसको दोनों साइड आपको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 0.025 ये दोनों साइड चला जाएगा। तो ये हो गया 5%। सो ये कहाँ चला गया? रिजेक्शन रीजन में चला गया। इसलिए इसको देखो मैंने नीचे लिखा है टू टेल्ड। इसको टू टेल बोलते हैं। और जेड हमेशा बीच में क्या आता है? 0। अब हम बात करते हैं वन टेल। तो ये है आपका वन टेल। अब देखो वन टेल में क्या होगा, ये राइट साइड हो गया, और ये कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड। तो फिर ये हो सकता है कि आपका रिजेक्शन 5% ये वाला पार्ट हो जाए, ये 5% वाला पार्ट हो गया, एक ही साइड। तो ये होता है वन टेल। तो वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस जेड अल्फा लिखा है, और यहाँ पे मैंने वर्ड प्लस जेड अल्फा लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि राइट होगा तो प्लस, और लेफ्ट होगा तो माइनस। फिर मैंने आपको बात किया था कि मैं नीचे आपको कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ, जो आपको वीडियो को पॉज करके लिखना भी पड़ेगा। तो ये है मेरी क्रिटिकल वैल्यूज। तो क्रिटिकल वैल्यूज जेड अल्फा में मैंने बोला अगर टू टेल टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको ये वाली वैल्यूज का ध्यान रखना है। 1%, 5%, 10%। सर ये 1%, 5%, 10% कैसे आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% है। तो कितना परसेंट रह गया बेटा? 1% रह गया। ये रहा वो 1%। मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है, तो बाकी कितना रह गया? 5%। 90% है तो ये हो गया 10%। तो टू टेल्ड होगा तो आपको वैल्यू क्या लेनी है? 2.58, 1.96, 1.645। राइट टेल्ड होगा तो ये वैल्यूज है। लेफ्ट टेल्ड होगा तो आपकी वैल्यूज ये हो जाएंगी। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट टेल में हमेशा क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे माइनस बोला था ना आपको। आई होप यू कैन सी। तो इसी का मतलब है कि लेफ्ट टेल में भी यहाँ पे क्या होगा आपका? माइनस होगा। 2.33 माइनस माइनस 1.645 एंड माइनस 1.28, क्योंकि वो नेगेटिव है। क्रिटिकल वैल्यू फॉर जेड। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू फॉर जेड का मतलब यानी क्या हो गया, कि अगर आपको डायरेक्टली ये लर्न करना हो तो आप ये भी लर्न कर सकते हैं। 0.005 होगा, तो आप क्या बोल देंगे? 2.57। 0.01 पे जेड का वैल्यू 2.33। 0.02 2.05। 0.025 दैट इज 1.96। 0.05 1.6449। एंड 0.1 पे आप बोल सकते हो 1.28। अब कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा चीज अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो मैंने तो पर आपको 1%, 5% और 10% के बारे में बताया है। तो जो मैंने ये वैल्यूज आपको यहाँ लिख के दी ना, जैसे 1.645, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5% है तो 0.05 हुआ। 0.05 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा? 0.025 होगा। हाँ या ना तो बोलो। एम आई राइट ना?
तो ये देखो, इसी के लिए ये जो 1.96 है, सॉरी पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये देखो आपको यहाँ पे मिल गया 1.96। इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने इस तरीके से इसको नीचे वाले को डिवाइड कर दिया। तो इन सबको एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। बराबर है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं विद दी सम्स। ये जितना भी आपने पढ़ा है ये सब इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज तो खास करके हम ये फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। होप आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।